तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हरीश कुमावत आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। एक छोटी सी शायरी आप लोगों के लिए। ज़िंदगी में मेहनत आप लोगों को इतनी ज़्यादा खामोशी से करनी है कि आपके घर वालों को खुद को पता चले कि यार बच्चा इतना पढ़ता तो नहीं था लेकिन आज इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। देखो 2020 महामारी का दौर है और इस महामारी के दौर के टाइम आप घर पर सुरक्षित रह कर के आप सारी क्लासों को आराम से पढ़ सकते हैं। जो मैटर आपको आपकी कोचिंग में अवेलेबल करवाया जाता था वो सारा का सारा मैटर आज आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो आशा करता हूं कि सारे बच्चे घर पर सुरक्षित रह कर के अपनी स्टडी को बहुत बढ़िया तरीके से अंजाम दे रहे होंगे। तो एक छोटी सी शायरी आप लोगों के लिए। ज़िंदगी कांटों भरा सफ़र है, ज़िंदगी कांटों भरा सफ़र है, हौसले इसकी पहचान है, हौसले इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चल लेते हैं लेकिन जो रास्ते बनाए वही इंसान है, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। तो मैं एक बार फिर आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक वेलकम करता हूं और अपना जो टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था उसको मैं आगे और बढ़ाता हूं। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन ने बात की थी तो मैं मुख के बारे में आप लोगों को बता चुका था। मुख गुहा की बात अपन कर रहे थे। मुख गुहा के अंदर दांत का जो टॉपिक था वो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। दांत के बाद यदि मैं लेकर के चलता हूं तो मुख गुहा के अंदर 4 बातें अपन ने पढ़ी थी। दांत, जीभ, तालु और लार ग्रंथि। कौन कौन सी थी? दांत, जीभ, तालु और लार ग्रंथि। तो दांत की पूरी स्टडी अपन पढ़ चुके थे। अब मैं बात करता हूं आप लोगों के सामने तालु की। तालु क्या है? तालु पैलेट। देखो दोस्तों, आप लोगों को सबको पता है कि तालु रियल में क्या है। आपकी जीभ के ऊपर का जो भाग है, जीभ के ऊपर का जस्ट ऊपर का जो भाग है वो तालु कहलाता है। और ये तालु 2 भागों में डिवाइड होता है। और 2 भाग कौन कौन से हैं इसके? नंबर 1 आता है आपका कठोर तालु और नंबर 2 आता आपका कोमल तालु। एक कठोर तालु, दूसरा कौन सा आपका? कोमल तालु। तो याद रखना कौन कौन से ये दोनों तालु होते हैं। यदि आप अपनी उंगली को सीधा मुंह में ऊपर टच करेंगे, अपनी उंगली को सीधा मुंह में टच करेंगे तो जो भाग आपको आपकी उंगली को स्पर्श कर रहा है वो आपका कठोर तालु है। कौन सा तालु? वो कठोर तालु। और यदि इसी उंगली को आप पीछे ले जाकर के टच करेंगे तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगेगा, तो वो आपका सॉफ्ट पैलेट है, आपका कोमल तालु है। तो आपको याद रखना है तालु कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। आगे वाला तालु कठोर तालु है जबकि पीछे वाला जो तालु है वो आपका कोमल तालु है। अब मैं बात करता हूं कठोर तालु की। तो कठोर तालु पता चल गया आपको, ये आपका तालु का कौन सा भाग है? अग्रभाग है। कौन सा भाग है? अग्रभाग है। और कल मैं आपके सामने बात करके गया था कि अपने जो जबड़े हैं वो 2 प्रकार के हैं। ऊपरी जबड़े का नाम मैक्सिला है और निचले जबड़े का नाम मैंडिबल है। ऊपरी जबड़े का नाम मैक्सिला, निचले जबड़े का नाम मैंडिबल। तो याद रखना ये तालु का जो अग्रभाग है जिसको अपन कठोर तालु नाम दे रहे हैं, ये किन किन से बना है? ये मैक्सिला और पैलेंटाइन अस्थियों से बना है। अस्थि का मतलब हड्डी। तो कठोर तालु अपने तालु का कौन सा भाग है? आगे वाला भाग है जो मैक्सिला और पैलेंटाइन अस्थियों से बना हुआ होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो इस कठोर तालु के जस्ट आगे वाले भाग पर दांतों की जड़ों की यदि मैं बात करूं तो वहां पर ऐसे उभार से पाए जा रहे हैं, ऐसे उभार से, ऐसे अरावली पर्वतमाला से बनी हुई। आप उंगली को अंदर दांत के अंदर की साइड में घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये अरावली पर्वतमाला से जो श्रृंखला बनी हुई है उसे अपन तालव रागी के नाम से जानते हैं। तालव रगी या फिर इन्हें कहा जाता है तालु वालियां। क्या कहा जाता है? तालु वालियां। तो आप आराम से इनको चेक कर सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके पता करेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे। मैं कौन से तालु की बात कर रहा हूं? कठोर तालु की जस्ट आगे वाले पर, दांत के जस्ट ऊपर की ओर आप हाथ अंगुली को स्पर्श करेंगे तो आपको ये उभार से नजर आएंगे जिनको तालव रगी या तालु वालिया कहा जाता है। तालव रगी या तालु वालिया कहा जाता है। और ये तालु वालिया काम क्या करती है? जिस टाइम अपन भोजन को चबाते हैं, भोजन को चबाते समय
बाहर गिरने से रोकती हैं। किसको रोकती हैं? भोजन को रोकती हैं। जिस टाइम आप भोजन खा रहे हैं, भोजन को चबा रहे हैं, आप नीचे मुंह करके यदि खाना खाएंगे तो भी आपके भोजन का कोई भी अंश नीचे नहीं गिर पाता है। रीजन क्या है? वो तालु वालियाँ उसको गिरने नहीं देती हैं। तो याद रखना, तालव रगियाँ तालु वालियों का काम क्या है? भोजन को चबाते समय भोजन को बाहर गिरने से रोकती हैं। ये देखो, एक बड़ी प्रैक्टिस की मैं आपको बात बताता हूँ। यदि आप आंख बंद करके भी खाना खाएंगे, जैसे मान लो कि ये थाली है और थाली के अंदर खाना पड़ा है, यदि मैं आंख खोल करके खाना खा रहा हूँ तो भी किस में जा रहा है? मुंह में जा रहा है। यदि मैं आंख बंद करके खाना खाऊंगा तो भी किस में जा रहा है? देखो, मुंह में जा रहा है। ये प्रैक्टिस है, रोज की प्रैक्टिस है, रोज की प्रैक्टिस, रोज रिवीजन करते हैं, रोज रिपीट करते हैं इस बात को। और यदि आप अपने इस सब्जेक्ट के मैटर को, चाहे वो जीके हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो अपनी जनरल साइंस हो, आप हर एक टॉपिक को बार बार रिपीट करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हम आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, आपके जहन में सारी बातें फीड हो जाएंगी। जैसे कि ब्रेन की मैं बात करके गया था आप लोगों के सामने, जितना आप इसको काम में लेंगे, जितना आप इसको खर्च करेंगे, ये उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। आपकी मेमोरी है वो स्थायी बनती जाएगी, लेकिन आपको रिपीट करने की ज़रूरत है। बार बार रिपीट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, प्रैक्टिस की बात क्या है। देखो, 2-3 छोटी बातें आती हैं। पान सड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? रोटी जली क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? और विद्या भूली क्यों? वापस रिपीट कर रहा हूं, पान सड़ा क्यों? रोटी जली क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? और विद्या भूली क्यों? अब आपको पता है कि सभी का उत्तर एक ही है, इनको पलटा नहीं गया था, इनको फेरा नहीं गया था। जब तक आप इनका रिवीजन नहीं करेंगे, जैसे रोटी तवे के ऊपर एक साइड से पड़ी है, आप उसको नहीं पलटेंगे तो रोटी जल जाएगी। तो मैंने बोला रोटी जली क्यों? उत्तर क्या है? इसको फेरा नहीं था, इसका रिवीजन नहीं किया था। घोड़ा अड़ा क्यों? एक घोड़ा अस्तबल में बंधा पड़ा है काफ़ी दिनों से और उसको कभी भी घुड़सवारी के लिए नहीं ले जाया गया, और आप उसको नदी के किनारे ले जाना चाहते हैं, नदी क्रॉस करवाना चाहते हैं। क्या घोड़ा नदी क्रॉस कर पाएगा? नहीं ना, नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं करवाई गई थी, वो वहीं पे अड़ जाएगा। पान सड़ा क्यों? पान जो बेचने वाले हैं, जो पान के पत्ते के ऊपर पान लगाते हैं, उनको आपने ध्यान से देखा होगा, बाहर एक पात्र के अंदर वो पानी के अंदर पान के पत्तों को डुबो करके रखते हैं, उनको बार दिन में 6-7 बार वो फेरते रहते हैं। यदि आप उनसे पूछेंगे कि भाई आप पान के पत्तों को फेरते क्यों, तो आपको बताएंगे कि यदि पान के पत्तों को फेरा नहीं जाएगा तो वो सड़ जाएंगे। और इसी प्रकार अपन बात करें विद्या भूली क्यों, तो विद्या को भूला क्यों जाता है? क्योंकि अपन उसको रिपीट नहीं करते। जैसे आपको 2 का पढ़ा आता है, हिसाब से मेरे हिसाब से सबको आता है, क्योंकि मैं यदि 22 के पढ़े की बात करूं तो 99% तो यहीं अटक जाएंगे, क्योंकि 22 के पढ़े को आप बार रिपीट नहीं करें, जबकि 2 के पढ़े को आप बार रिपीट करें, स्थायी मेमोरी में फीड हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के जहन में फीड होनी चाहिए। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके आपको घर पर सुरक्षित रह करके तैयारियां स्टार्ट करनी है। तो कठोर तालु अपने तालु का अग्रभाग है जो मैक्सिला और पेलेंटाइन अस्थियों से बना हुआ है, और इसके ऊपर पाए जाने वाले जो उभार है वो तालव रगियां तालु वालिया कहलाती हैं, जो भोजन चबाते समय भोजन को बाहर गिरने से रोकती हैं। कोमल तालु की यदि अपन बात करें तो कोमल तालु का कौन सा भाग है? पीछे वाला भाग है, पश्च भाग है। और इस पश्च भाग के ऊपर याद रखना, यदि आप मुंह को खोलेंगे और दर्पण में अपना मुंह देखते हैं तो सामने आपको एक यू आकार की घंटी नजर आती है। यू आकार की घंटी नुमा संरचना, बालाजी वाली घंटी। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने से पहले जैसे ही आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो पहले ताली बजा करके अंदर जाते हैं, भगवान सो रहा है वो जग जाएगा ना। तो ऐसा इधर भी ऐसा कुछ नहीं कि ये कोई भगवान है और आप ताली बजाएंगे। यू आकार की घंटी नुमा संरचना, और इस यू आकार की घंटी नुमा संरचना को नाम मिला है उवुला। उवुला, या फिर कहा जाता है इसको वेलम पेलेटाई। आप समझ गए मैं किस संरचना की बात कर रहा हूं? आप मुंह को खोलेंगे तो सीधी आपको सामने एक यू आकार की बहुत सॉफ्ट संरचना मिलेगी। वो कौन से तालु का पार्ट है? कोमल तालु का, क्योंकि पीछे वाला तालु कौन सा है? कोमल तालु। इसके पीछे वाले भाग पर जो यू आकार की घंटीनुमा संरचना लटकी हुई उसको उवुला या वेलम पेलेटाई कहा जाता है। और ये क्या काम करता है? भोजन को निगलते समय अंतःनासा छिद्रों को बंद करके रखता है।
क्या करके रखता है, बंद करके रखता है। तो तालू वालियां तो क्या कर रही हैं, भोजन को चबाते समय भोजन को बाहर गिरने से रोकती हैं, जबकि वेलम पेलेटाई क्या करता है, भोजन को जब अपन निगलते हैं तो निगलते टाइम वो अपने नासा छिद्र में नहीं आ जाए तो अंतनासा छिद्रों को बंद कर लेता है, जिसकी वजह से भोजन सीधा का सीधा आपकी फूड पाइप में चला जाएगा। देखो ये बना हुआ है मैक्सिला और पेलेंटाइन अस्थियों से, जबकि आपका कोमल तालु बना हुआ होता है संयोजी उत्तक और पेशियों से, संयोजी उत्तक और पेशियों का बना हुआ होता है। तो ये बातें आपको तालु की अच्छी तरीके से याद रखनी। रिपीट करवा देता हूं वापस। तालु दो प्रकार के हैं, कठोर तालु, कोमल तालु। कठोर तालु आगे होता है और कोमल तालु पीछे होता है। अग्रभाग हो गया, ये पीछे वाला भाग हो गया, किसका बना हुआ है, मैक्सिला और पेलेंटाइन अस्थियों का बना हुआ है। जबकि कोमल तालु की बात करें तो ये संयोजी उत्तक और पेशियों का बना हुआ है। इसकी उभारनुमा संरचनाओं को तालव रगी या तालु वालियां कहा जाता है, जो भोजन को चबाते समय भोजन को बाहर गिरने से रोकती हैं। कोमल तालु के पश्च भाग पर जो यू आकार की घंटीनुमा संरचना आपको दिखाई देती है उसको ऊला या वेलम पेलेटाई कहा जाता है, जो भोजन को निगलते समय आंतरिक या अंतनासा छिद्रों को बंद करके रखता है। ये बात थी आपके तालु की। अब तालु के आगे अपन पॉइंट की बात करें तो तालु के बाद का जो पॉइंट आता है आपका वो है जीभ, टोंग्यू। और आप सबको पता है कि जीभ इंसान की एक ही होती है, लेकिन जब कभी आप घर पे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो मम्मी अक्सर ही डांट देती है कि तेरे तो आज बहुत जीभ हो रही दिखे। जीभ तो है कि, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप जीभ को काम में ले रहे हैं, तब मम्मी आपको धमकाती है। ऐसा कुछ नहीं कि मम्मी आपको डराती बहुत है। जीभ देखो, जीभ की अपन बात करें तो कल इस वाले अंदर वाली जो गुहा, इसको नाम मैंने दिया था बक्कल केविटी, मुख गुहा कहलाती है। अब मुख गुहा में दांत हैं, जीभ है, आपकी लार ग्रंथि जो आगे जस्ट पढ़ाऊंगा मैं। तालु की बात अपन कर चुके हैं। तो जीभ क्या है, एक देखो एक टाई से लगी हुई है, आपकी जीभ के नीचे एक संरचना जुड़ी हुई है। आप आराम से चेक करके शीशे में चेक करके आप पता लगा सकते हैं। जीभ मुख गुहा का जो फर्श है, देखो नीचे वाला पार्ट फर्श है, ऊपर छत है। तो जीभ क्या है, मुख गुहा के फर्श के द्वारा एक संरचना से जुड़ी है। मुख गुहा के फर्श से जिस संरचना से जुड़ी हुई होती है उस संरचना को कहा जाता है फ्रेनुलम। फ्रेनुलम या फिर इसे कहते हैं जिह्वा टाई, जीभ की टाई है। आप जीभ को उल्टा ऊपर फेरेंगे तो आपको एक संरचना सी दिखेगी, उसको अपन फ्रेनुलम या जिह्वा टाई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें तो जीभ अस्थि रहित संरचना होती है, मतलब जीभ में किसी भी प्रकार की कोई हड्डी उपस्थित नहीं होती है। इसके अलावा जीभ पर लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं, स्वादांकुर या स्वाद पेपीला उपस्थित होते हैं अपनी जीभ के। याद रखना, मैं नीचे वाले भाग की बात नहीं कर रहा हूं। ये दानेदार संरचनाएं जो होती हैं, जीभ के ऊपरी भाग पर उपस्थित दानेदार जो संरचनाएं होती हैं, इन दानेदार संरचनाओं को स्वाद कलिका, स्वादांकुर या स्वाद पेपीला कहा जाता है। कौन से भाग पर, ऊपरी भाग पर। आपको पता है कि जब आप गर्म चाय, दूध, सूप वगैरह पीते हैं तो ये स्वादांकुर थोड़े से फूल जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा दर्द भी होने लगता है। तो जीभ के ऊपरी भाग के ऊपर दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको स्वाद कलिका, स्वादांकुर या फिर स्वाद पेपीला कहा जाता है। और ये स्वादांकुर, स्वाद पेपीला क्या काम करते हैं, भोजन में उपस्थित स्वाद का ज्ञान कराते हैं। तो स्वाद पेपीलाओं का काम क्या है, भोजन में उपस्थित स्वाद का ज्ञान कराते हैं अपन लोगों को कि भोजन में टेस्ट किस प्रकार का आ रहा है। तो याद रखना, जीभ के 4 भागों की मैं बात करूंगा और कौन से भाग के द्वारा किस प्रकार के स्वाद का पता लगाया जाएगा, ये अपन बात करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी बनता है, पहले के एग्जाम में काफ़ी बार ही पूछा जाता था।
तो जीभ के 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जीभ का अग्रभाग, आगे आगे वाला भाग। दूसरा जीभ का पश्च भाग, पीछे पीछे वाला भाग। तीसरा जीभ के साइड वाले पार्श्व भाग। और चौथा आता है आपका ऊपरी मध्य भाग, ऊपरी मध्य भाग। पहले तो इन भागों के बारे में बात करते हैं अपन। अग्रभाग का मतलब आगे आगे वाला, ये वाला पार्ट। और जस्ट पीछे वाला, तो पीछे पीछे वाले भाग की बात करेंगे। पार्श्व, साइड वाले दोनों पार्ट। और ऊपरी मध्य भाग की बात करूं तो जीभ के ऊपर का बीच का भाग, जीभ के ऊपर का बीच का भाग आपका ऊपरी मध्य भाग है। आगे आगे वाला भाग किस प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराता है आपको? ये मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है। मीठे स्वाद का ज्ञान कौन कराता है? जीभ का आगे वाला भाग करवाता है। जैसे घर पे कोई ऐसा मेहमान आ गया कि जिसे मम्मी भी डरती है, और मान लो कि मम्मी ने चाय बनाई और चाय में चीनी कम पड़ गई तो डांट पड़ सकती है। तो मम्मी क्या करती है, जब भी चाय बनाती है तो एक हल्की सी बूंद लेकर के जीभ के द्वारा, आगे वाले भाग के द्वारा उस चाय को टेस्ट करती है। तो पता चल जाता है कि चाय में चीनी कम है कि ज़्यादा है। कम है तो और डाल दी जाएगी, और ज़्यादा है तो फिर पानी डाला जाएगा। और तो क्या कर सकते हैं, दूध डाल सकते हैं। तो जीभ का आगे आगे वाला भाग कैसे स्वाद का ज्ञान करा रहा है? मीठे स्वाद का। पीछे पीछे वाला भाग कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है, कड़वा स्वाद। साइड वाले जो पार्ट हैं जीभ के, इधर वाला, ये दोनों खट्टे स्वाद का ज्ञान कराते हैं। अब आपको पता है स्वाद एक ही बचा है, मीठा भी हो गया, कड़वा भी हो गया, खट्टा भी हो गया। अब एक ही प्रकार का स्वाद बचा है जो आज कल के आधुनिक युग के बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और शायद आप जान गए होंगे, क्योंकि इस स्वाद का नाम लेते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। और वो स्वाद कौन सा है? नमकीन स्वाद, नमकीन स्वाद। तो जीभ के 4 भाग बताए मैंने आपको। जीभ का आगे आगे वाला भाग मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है। जीभ का जस्ट पीछे वाला भाग कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है। जीभ के साइड वाले भाग खट्टे स्वाद का ज्ञान कराते हैं। और जीभ का ऊपरी मध्य भाग नमकीन स्वाद का ज्ञान कराता है। तो ये जीभ की इतनी सारी बातें आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। तो वापस रिपीट कर लेते हैं। मुख गुहा के फर्श से, मुख गुहा है, इसके फर्श से, फर्श का मतलब ये नीचे वाला भाग, इस फर्श से जीभ जिस संरचना के द्वारा जुड़ी हुई है उसको फ्रेनुलम या जिह्वा टाई के नाम से जानते हैं। अस्थि रहित संरचना होती है, जीभ में किसी प्रकार की कोई हड्डी उपस्थित नहीं होती है। जीभ पर दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको स्वाद कलिका, स्वादांकुर, स्वाद पेपिला कहा जाता है, जो भोजन में उपस्थित स्वाद का ज्ञान कराती हैं। जीभ के 4 भाग हो गए। आगे वाला भाग मीठे स्वाद का ज्ञान कराएगा, पीछे वाला भाग कड़वे स्वाद का ज्ञान कराएगा, साइड वाला भाग खट्टे स्वाद का ज्ञान कराता है और ऊपरी मध्य भाग नमकीन स्वाद का ज्ञान कराता है। ये आपकी जीभ की बातें कंप्लीट। जीभ के बाद का अपना जो पॉइंट आता है और वो है आपका लास्ट पॉइंट, लार ग्रंथियाँ। देखो सबसे पहला पॉइंट अपने मुख गुहा में पढ़ा था दांत, दांत के बाद अपने पढ़ा है तालू, तालू के बाद अपने पढ़ा है जीभ, और जीभ के बाद का जो पॉइंट आता है आपका मुख गुहा का लास्ट पॉइंट, और वो है आपकी लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि। देखो लार का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि अक्सर आज से दिन में 20-30 साल पहले की बात करूं तो मुंह में लार कब आती थी? जब मीठा घर में बनता था। मीठे का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में लार आ जाया करती थी। लेकिन आजकल मीठे का नाम सुनकर के तो लार नहीं, कुछ शरीर में ऐसे बेचैनी सी होती है, मैं नहीं खाऊंगा। आजकल के बच्चों को नमकीन स्वाद चाहिए, उसके पीछे वो लगे रहते हैं। जैसे मार्केट में गोलगप्पे, समोसा, कचौरी, यदि अच्छा बना है तो बोलते हैं भाई साहब एक और लगा दे। लेकिन ये पता नहीं कि आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि मैं कोरोना वैश्विक महामारी की बात करूं तो इस दुनिया में वो लोग नहीं मर रहे हैं, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, वो लोग नहीं मर रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम वेल डेवलप था।
और विशेषकर यदि मैं भारत में राजस्थान की बात करूं तो राजस्थानी लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आज भी देसी खान पान खा रहे हैं और इस देसी खान पान की वजह से उनका इम्यून सिस्टम बहुत वेल डेवलप है। तो आपने लगभग ही सुना होगा कि उस शहर के अंदर, उस ज़िले के अंदर, उस गांव के अंदर 5 लोग पॉजिटिव थे तो 5 के 5 नेगेटिव हो गए। शायद अपने आसपास के इलाकों में कोई मरा नहीं है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम वेल डेवलप है, अपन देसी खान पान की चीज़ों का आज भी वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आधुनिक युग की मैं बात करूं, वर्तमान टाइम की मैं बात करूं तो आज के बच्चों का इम्यून सिस्टम वेल डेवलप नहीं है, क्योंकि उनका खाना खराब हो चुका है। वो मार्केट की बनी हुई ताज़ा ये जो आपकी चिकनाई वाली वस्तुएं, जो फेट वाली वस्तुएं, उनको वो ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से लगातार बीमारियां भी अपने घर पे आ रही हैं। तो मेरी आप लोगों से ये हार्दिक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये इन सारी तली भुनी चीज़ों से जितना दूर रहेंगे, आपका आमाशय ठीक रहेगा, आपके शरीर को प्रॉपर वे का न्यूट्रिशन अवेलेबल हो पाएगा और आपका इम्यून सिस्टम वेल डेवलप हो जाएगा। तो आप मान करके चलिए इन सारी चीज़ों को, क्योंकि लंबी उम्र, दीर्घायु प्राप्त करने के लिए आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज अपने शरीर के लिए सिर्फ 20% रोल अदा करती है, जबकि न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के लिए, पोषक तत्व अपनी बॉडी के लिए आपको 80% मात्रा में इनकी रिक्वायरमेंट होती है और उन्हीं की वजह से आपका शरीर अच्छा बना रह सकता है। तो लार ग्रंथियों की यदि मैं बात करूँ तो लार ग्रंथियाँ स्तनधारियों में 4 प्रकार की होती हैं। स्तनधारी, अपन लोग स्तनधारी हैं। स्तनधारियों के अंदर कितने प्रकार की लार ग्रंथियां हैं? 4 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। अब ये 4 प्रकार की लार ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ स्थित होती हैं, क्या इनका काम है? तो पहले मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं कि लार ग्रंथियों के द्वारा लार स्रावित होती है। लार ग्रंथियां क्या छोड़ती हैं? लार स्रावित करती हैं। और ये लार ग्रंथियां 4 प्रकार की हैं। बात करते हैं अपन इनकी बारी बारी से। नंबर 1 आती है इंफ्रा ऑर्बिटल। इंफ्रा ऑर्बिटल। नंबर 2 आती है आपकी कर्णमूल ग्रंथि। कर्णमूल ग्रंथि या फिर इसे कहा जाता है पेरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड कहा जाता है? पेरोटिड ग्लैंड। नंबर 3 आती है आपकी अधोजिह्वा। अधोजिह्वा सब लिंगुअल ग्लैंड। और नंबर 4 आती है आपकी उपजंभिका। उपजंभिका सब मैंडिबुलरी ग्लैंड। स्तनधारियों के अंदर ये 4 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा लार सीक्रेट होती है। तो आपको नाम अच्छी तरीके से याद रखना है। इस ग्रंथि को आप कभी नहीं भूलना, क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं। इंफ्रा ऑर्बिटल कर्णमूल ग्रंथि, कर्ण का मतलब कान है, कर्णमूल ग्रंथि पेरोटिड ग्लैंड नाम दे रहे हैं इसको। अधोजिह्वा सब लिंगुअल ग्लैंड कहलाती है। उपजंभिका सब मैंडिबुलरी ग्लैंड कहलाती है। तो 4 प्रकार की लार ग्रंथियां होगी। इंफ्रा ऑर्बिटल की बात करूं तो आपको इसका एक ही पॉइंट याद रखना है, ये मनुष्य के अंदर क्या होती है? निष्क्रिय होती है, इनएक्टिव होती है। स्तनधारियों में 4 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जा रही हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर इंफ्रा ऑर्बिटल जो सैलिवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथियां, वो क्या है? अनुपस्थित होती है, निष्क्रिय होती है, इनएक्टिव होती है, सक्रिय नहीं होती है। कर्णमूल ग्रंथि की यदि मैं बात करूं तो इसको अपन पेरोटिड ग्रंथि नाम दे रहे हैं। और इस ग्रंथि की यदि बात की जाए तो इसकी संख्या होती है 1 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 1 जोड़ी। और ये कान के नीचे स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? कान के नीचे। 1 जोड़ी है कान के, मतलब दोनों साइड कान के नीचे स्थित होगी। इसके अलावा इस ग्रंथि की यदि अपन बात करें तो ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहलाती है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में बताया भी था। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो वो कौन सी? आपकी
पैरोटिड ग्लैंड है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की यदि मैं बात करूं तो वो थी आपकी यकृत, लीवर। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की यदि अपन बात करें तो वो थी आपकी थायराइड, अवटु ग्रंथि। और शरीर की मिश्रित ग्रंथि की यदि बात करें तो वो थी आपकी पेंक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, जो मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। तो एक जोड़ी है, कान के नीचे स्थित है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। और इस ग्रंथि की जो नलिका है, इस नलिका को कहा जाता है स्टेनसन नलिका। ये बातें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। पैरोटिड ग्रंथि की नलिका को किस नलिका के नाम से जानते हैं? स्टेनसन की नलिका के नाम से जानते हैं। और ये ग्रंथि कहाँ खुलती है? ये खुलती है ऊपरी द्वितीय चर्वणक के पास। चर्वणक क्या था? दांत था। लास्ट वाले दांत कौन से दांत है आपके? मोलर, चर्वणक दांत। तो ये आपको 4 बातें इसकी अच्छी तरीके से याद रखनी है। एक जोड़ी है, कान के नीचे स्थित है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, नलिका को क्या नाम दे रहे हैं? स्टेनसन नलिका। और स्थित कहाँ है, मतलब खुलती कहाँ है? ऊपरी द्वितीयक चर्वणक के पास ये ग्रंथि खुलती है। इसके अलावा अपन इस ग्रंथि की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कभी कभार क्या होता है, इस ग्रंथि में मम्प्स वायरस की वजह से, कोरोना वायरस देखो, वायरस विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। मतलब इसमें सजीवता और निर्जीवता दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं। इस मम्प्स वायरस की वजह से इस ग्रंथि में कभी कभार क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है। तो याद रखना, पैरोटिड ग्रंथि में किस वायरस की वजह से संक्रमण होता है? मम्प्स वायरस की वजह से संक्रमण हो गया तो याद रखना, कान के नीचे का ये भाग, ये वाला जो पार्ट है वो सूज जाता है। और इस रोग को कहा जाता है मम्प्स कर्णफेर या गलसुआ। और ये नाम आपका सुना हुआ है, गलसोड़ा जिसको आप मारवाड़ी में कहते हो। ये वाला गाल का ये वाला भाग सूज जाता है, जो मम्प्स वायरस की वजह से नाम हो गया कर्ण। कान फेर फूलना, कान का फूल जाना, कान के पास वाले भाग का फूल जाना। गल का मतलब गाल मान सकते हैं, सुआ का मतलब सूजना। तो गाल वाला भाग क्या हो जाएगा? सूज जाएगा। इधर से सूजता है, इधर से। ये वाला जब नीचे लटकता है तो वो तो गलगंड रोग था, जो मैं आपको थायराइड ग्रंथि में पढ़ा चुका हूं। यदि गला सूज करके नीचे लटकता वो गलगंड रोग था। इधर अपन गाल सूजने की बात कर रहे हैं। तो इस ग्रंथि में किस वायरस की वजह से संक्रमण हुआ? मम्प्स वायरस की वजह से। और संक्रमण होने के बाद गाल सूज जाएगा, जिस रोग को मम्प्स कर्णफेर या गलसुआ रोग के नाम से जानते हैं। और इस रोग के लिए एक टीका लगाया जाता है, MMR का टीका। 3 रोगों के अंदर ये टीका सहायक होता है, मम्प्स, मीजल्स और रूबिएला। M का मतलब मम्प्स, दूसरे M का मतलब मीजल्स, R का मतलब रूबिएला। MMR, मम्प्स, मीजल्स, रूबिएला, ये MMR का टीका लगाया जाता है। झाड़ फूंक के द्वारा भी ये होता है, ठीक, पर अपन लोग साइंस पढ़ाते हैं इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाएंगे। याद रखना, टोड और सर्प में यह ग्रंथि कौन सी ग्रंथि बदल जाती है? विष ग्रंथि बदल जाती है। ये इतनी बातें आपको पैरोटिड ग्रंथि की याद रखनी है। तो याद रखना, कर्णमूल ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड एक जोड़ी है, कान के नीचे स्थित है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, नलिका स्टेनसन नलिका कहलाती है। ऊपरी द्वितीयक चरण, ऊपर वाले दांत, लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, ऊपरी द्वितीय चरण के पास खुलती है। मम्प्स वायरस की वजह से संक्रमण हो जाएगा, जिसे मम्प्स कर्णफेर गलसुआ रोग कहा जाएगा। MMR का टीका लगाया जाता है। टोड और सर्प में ग्रंथि किस ग्रंथि में बदल जाती है? विष ग्रंथि में कन्वर्ट हो जाती है। यदि मैं बात करूं अधोजिह्वा की,
तीसरी जो आपकी ग्लैंड है वो है अधोजिह्वा, सब लिंगुअल ग्लैंड। और इस ग्रंथि की यदि अपन बात करें तो ये ग्रंथि भी एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी सबसे छोटी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, सबसे छोटी लार ग्रंथि अधोजिह्वा, सब लिंगुअल। इसकी जो नलिका होती है इसे कहा जाता है बार्थोलिन नलिका या रिवीनस नलिका। पैरोटिड ग्रंथि की नलिका को नाम दिया था स्टेंसन नलिका, और अधोजिह्वा की नलिका को कहा जाता है बार्थोलिन या रिवीनस नलिका के नाम से जानते हैं। और यदि इसकी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा लार स्रावित करती है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी लार ग्रंथि सबसे अधिक लार स्रावित करती है, तो वो आपकी कौन सी है? अधोजिह्वा या सबलिंगुअल ग्लैंड सबसे ज़्यादा लार स्रावित करती है। और ये खुलती आपके फ्रेनुलम के पास, फ्रेनुलम के भी जस्ट बात करके गए थे अपन, फ्रेनुलम या जिह्वा टाई के पास खुलती है। ये ग्रंथि कहाँ खुल रही थी? ऊपरी द्वितीयक चरण के पास। और ये ग्रंथि कहाँ खुलती है? जिह्वा टाई, जो जीभ की जो संरचना की भी अपन बात करके गए थे, फ्रेनुलम या जिह्वा टाई के पास खुलती है अधोजिह्वा। और अगली अपन लास्ट ग्लैंड की बात करें तो वो आती है आपकी उपजंभिका, उपजंभिका या सब मैंडिबुलरी ग्लैंड। देखो इस ग्रंथि की बात करें तो ये ग्रंथि भी एक जोड़ी है, दोनों जबड़ों के संगम पर स्थित होती है। देखो ये ऑलरेडी मनुष्य के अंदर निष्क्रिय, तो इसके अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये कहाँ स्थित थी? कान के नीचे स्थित थी। ये कहाँ स्थित है? दोनों जबड़ों के संगम के ऊपर स्थित है। और अधोजिह्वा की बात करें तो ये मैं लिख देता हूँ, ये कहाँ स्थित होती है? जीभ के नीचे स्थित होती है, जीभ के नीचे। तो आपकी पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे स्थित है, अधोजिह्वा ग्लैंड जीभ के नीचे स्थित है, और उपजंभिका ग्लैंड दोनों जबड़ों के संगम पर स्थित होती है। इस ग्रंथि की नलिका को कहा जाता है वाहार्थन नलिका। क्या कहा जाता है? वाहार्थन नलिका। ये स्टेंसन नलिका, पैरोटिड ग्लैंड, रिवीनस या बार्थोलिन नलिका, अधोजिह्वा, वाहार्थन नलिका, उपजंभिका। और ये खुलती है ऊपरी द्वितीयक चरण के पास, ये फ्रेनुलम के पास खुलती है। तो ये याद रखना निचले करंतक दांत के पास खुलती है। करंतक दांत अपन बात करके गए थे, आगे वाले सामने वाले जो दांत है वो कौन से? आपके करंतक दांत है। तो ये थी आपकी लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ, अब अपन बात करेंगे लार ग्रंथियाँ काम क्या करती हैं, क्या इन ग्रंथियों के द्वारा जो लार सीक्रेट होती है वो किस किस प्रकार से भोजन के डाइजेशन में क्या ये सहायक सिद्ध होती है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। देखो लार ग्रंथियों की यदि अपन बात करें तो लार ग्रंथियों के द्वारा अभी मैं आपको बता चुका हूँ लार स्रावित होती है। क्या स्रावित होती है? लार सीक्रेट होती है। और ये लार क्या करती है? लार भोजन को लसलसा बनाती है। लार ग्रंथि, देखो लार ग्रंथियों के द्वारा क्या सीक्रेट हुई? लार। और लार क्या करती है भाई? भोजन को लसलसा बनाती है।
जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक रोटी का टुकड़ा यदि आप मुंह में लेकर के उसको काफ़ी देर तक चबाएंगे तो आप हथेली पर डाल करके उसको देखना कभी, आपको यकीन होगा कि बहुत सारी लार आपके उस भोजन के टुकड़े के अंदर, ग्रास के अंदर मिल चुकी है, जिसकी वजह से भोजन एकदम सॉफ्ट सा हो गया और उसको अपन आसानी से निगल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, लार ग्रंथियों के द्वारा लार सीक्रेट होती है जो भोजन को लसलसा बनाती है, लसलसा बनाती है, इसलिए अपन भोजन को आसानी से निगल सकते हैं, निगला जा सकता है। कभी कभार क्या होता है कि आप बहुत जल्दबाजी में होते हैं और खाना बहुत फास्टली खाते हैं, मतलब आप भोजन के अंदर अच्छी तरीके से लार मिक्स अप नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ जाकर के भोजन अटक सा जाता है। तब आप पानी वानी पीते हैं, तो पानी पीने के बाद आपको थोड़ी बहुत राहत मिलती है। तो आपको भोजन को चबा चबा करके खाना है, जब तक उसमें लार मिक्स नहीं हो जाए पूरी तरीके से, तब तक आप को चबाते रहना है। उसके बाद उसको निगलना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि भोजन का ग्रास कब निगला जा चुका है। इसके अलावा अपन बात करें तो लार जब चबाए हुए भोजन में मिक्स हो जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लार जब चबाए हुए भोजन में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, तो उस भोजन को अपन एक विशिष्ट नाम देते हैं जिसे बोलस कहा जाता है। तो याद रखना, बोलस कहाँ का भोजन है, मुख गुहा का भोजन बोलस कहलाता है। कहाँ के भोजन को बोलस कहा जाता है, मुख गुहा के भोजन को। कौन सा भोजन है, जब अपन मुंह में भोजन को चबाते हैं, चबाने के बाद जब भोजन में लार मिल जाती है, उस भोजन को अपन बोलस नाम देते हैं। और ये सारी प्रोसेस कहाँ संपन्न हुई, आपकी मुख गुहा के अंतर्गत संपन्न हुई है। इसके अलावा बात करें तो लार की जो पीएच होती है वो 6.8 होती है, मतलब लार दुर्बल अम्लीय प्रकृति की होती है। लार कौन सी प्रकृति की होती है, दुर्बल अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके अलावा दो एंजाइम की अपन बात करेंगे लार के अंदर, लार में उपस्थित एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। लार में दो तरह के एंजाइम उपस्थित होते हैं। नंबर 1 लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, और नंबर 2 टाइलिन एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, भोजन में जितने भी हानिकारक रोगाणु हैं, भोजन में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं को क्या करता है दोस्तों, नष्ट कर देता है। भोजन को रोगाणु रहित बनाने का काम कौन सा एंजाइम करता है, लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम करता है। देखो आपने जब भी देखा होगा, कुत्ते के यदि घाव की बात करूं तो कुत्ते के जब भी घाव हो जाता है तो कुत्ता अपनी जीभ के द्वारा अपने घाव को चाटता रहता है, पता है सबको, और वो घाव 5-7 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो वहाँ पर कौन से एंजाइम ने हानिकारक रोगाणुओं से सुरक्षा की है, लाइसोजाइम एंजाइम में। तो अपन भोजन की बात करें तो लाइसोजाइम एंजाइम लार ग्रंथियों से निकलता है या लार में उपस्थित होता है, जो भोजन में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। टाइलिन एंजाइम की यदि बात करूँ तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड को स्टार्च में बदलने का काम करता है। ये क्वेश्चन भी बड़ा काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कार्बोहाइड्रेट, मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो आपका उत्तर क्या होगा, टाइलिन एंजाइम। या फिर सीधा सीधा ही कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है, तो आपको ऑप्शन के रूप में कौन सा मिलता वहाँ, टाइलिन एंजाइम। तो दोनों भी मिल सकते हैं, दोनों है तो आपके सामने तीसरा जो ऑप्शन आएगा वो ए और बी दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपका आंसर जो निकलेगा वो टाइलिन एंजाइम का ही निकलता है। और बात करें तो लार में 98% पानी उपस्थित होता है। लार में 98% क्या उपस्थित होता है, पानी उपस्थित होता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य, स्वस्थ वयस्क मानव प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर लार सीक्रेट करता है।
याद रखना ये सेम आंसर आपका मूत्र का होगा। उत्सर्जन तंत्र की जब मैं बात करूंगा तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर मूत्र शरीर से उत्सर्जित करता है, 1.5 से 2 लीटर। और वही आंसर आपको इधर याद रखना है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने लीटर लार सिक्रेट करता है, 1.5 से 2 लीटर लार का सिक्रेशन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को लार की अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो लार भोजन को क्या बनाती है, लसलसा, जिससे अपन भोजन को आसानी से निगल सकते हैं। जब चबाए हुए भोजन में लार मिल जाती है तो उस भोजन को बोलस कहा जाता है। बोलस कहाँ का भोजन है, मुख गुहा का भोजन है। लार में उपस्थित कौन कौन से एंजाइम आपके, लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करता है। टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च में बदलने का काम संपन्न करता है। लार में 98% क्या उपस्थित होता है, पानी उपस्थित होता है। और स्वस्थ वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितने लीटर लार का सिक्रेशन करता है, 1.5 से 2 लीटर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है पेपर में। लार की पीएच का मान कितना है, 6.8। दुर्बल अम्लीय प्रकृति की होती है। हालांकि ये खाने के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप खाना किस कैटेगरी का खा रहे हैं। तो लार की पीएच भोजन खाने से पहले कुछ और होती है, खाना खाने के टाइम कुछ और होती है, और खाना खाने के बाद कुछ और बन जाती है। तो ये चेंजमेंट होती रहती है। ये आपकी लार ग्रंथियों का काम था। अब अपन बात करते हैं आगे। ये आपके मुख गुहा के चारों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, दांत, तालू, जीभ और लार ग्रंथियां। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं। मैंने आपको एक भोजन मार्ग का क्रम लिखवाया था, आपको याद हो तो। भोजन मार्ग के क्रम में सबसे पहले भोजन किस में गया था, मुख में गया था। मुख के बाद किस में गया था, मुख गुहा में। मुख गुहा के बाद ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद ग्रसिका। ग्रसिका के बाद आमाशय। आमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। अभी देखो आप ये सोच रहे हैं कि सर कितना लंबा टॉपिक लेकर के चल रहा है। अभी तो मैंने आपको 2 ही पॉइंट पढ़ाए हैं, मुख और मुख गुहा। ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तो सब बाकी हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये शरीर का पाचन तंत्र है। जब तक आप इसके बारे में नॉलेज प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप बाकी तंत्रों का अध्ययन मेरे हिसाब से नहीं कर पाएंगे। अब देखो मुख गुहा की बातें अपन कंप्लीट कर चुके हैं। मुख हो चुका है, मुख गुहा हो चुकी है। अब देखो जो बोलस युक्त भोजन था, याद रखना भोजन में जब लार मिल चुकी थी तो उसको क्या नाम दिया था अपने, बोलस। तो बोलस युक्त भोजन या बोलस वाला भोजन, लार मिक्सअप जो भोजन था वो अब किस में जाएगा, ग्रसनी में जाएगा। किस में जाएगा, ग्रसनी में जाएगा। और ग्रसनी की बात मैं आप लोगों के सामने श्वसन तंत्र में भी कर चुका हूं। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहां से रिपीट करवा देता हूं वापस। ग्रसनी की अपन बात करें तो ग्रसनी श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग, इन दोनों के लिए एक उभय मार्ग का काम संपन्न करता है। मतलब यदि इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा घुमाऊं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आहार नाल का वह भाग जहां पर भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वो कौन सा आपका, ग्रसनी। तो याद रखना भोजन मार्ग व श्वसन मार्ग एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, क्रॉस करते हैं। कहाँ करते हैं, ग्रसनी वाले भाग में करते हैं। तो क्वेश्चन, श्वसन मार्ग उभय मार्ग, भोजन मार्ग के लिए उभय मार्ग का काम करता है। भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग एक दूसरे को आहार नलिका के किस भाग में क्रॉस करते हैं, तो वो ग्रसनी वाले भाग में क्रॉस करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बात बताई थी, वही जो बातें मैंने श्वसन तंत्र बताई थी वो मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर एक द्वार उपस्थिता एपिग्लोटिस, जिसे अपन ने घाटी द्वार नाम दिया था, याद आ रहा है कुछ। और इस घाटी द्वार को भोजन क्रिया करते समय, भोजन करते समय ग्लोटिस,
ग्लोटिस को क्या नाम दिया था? घाटी द्वार। और भोजन करते समय इस ग्लोटिस को कौन ढक करके रखता है? एपिग्लोटिस, जिसे घाटी ढक्कन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घाटी ढक्कन। और ये घाटी ढक्कन जब भोजन क्रिया करते समय आपके ग्लोटिस को ढक करके रखता है, इसलिए ढक करके रखता है ताकि भोजन का कोई भी अंश आपकी श्वास नली में ना चला जाए। यदि श्वास नली में भोजन का अंश चला गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको याद रखना है ग्रसनी का छिद्र कौन सा है? ग्लोटिस, घाटी द्वार। और इसको कौन ढक करके रखता है? एपिग्लोटिस, मतलब घाटी ढक्कन। कब ढक करके रखता है? भोजन करते समय। इसलिए एपिग्लोटिस को कहा जाता है ग्रसनी का ट्रैफिक पुलिसमैन। यातायात प्रबंधक। मतलब ये सिर्फ वन वे चाहता है, दोनों ओर से गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। पता आपको यातायात प्रबंधक कौन होता है? ट्रैफिक पुलिसमैन कौन होता है? गाड़ियों को एक साइड में रोकता है, दूसरी साइड की गाड़ियां जाती है, फिर उधर रोकता है, फिर इधर वाली जाती है। तो ये क्या करता है? जैसे अपन भोजन क्रिया करते हैं तो आपके इस ग्लोटिस को ढक करके रखेगा ताकि भोजन का कोई भी अंश आपके श्वास नली में प्रविष्ट ना हो जाए। इसके अलावा मैंने बात की थी ग्रसनी के 3 पार्ट आते हैं, 3 जगहों पर ग्रसनी खुलती है। एक को नाम दिया था अपने कंठ ग्रसनी, जो कंठ में खुलती है। दूसरी को नाम दिया था अपने मुख गुहीय ग्रसनी, जो मुख गुहा में खुलती है। और तीसरी को नाम दिया था अपने नासा ग्रसनी, जो नासा मार्ग में खुलती है। मतलब ग्रसनी के कितने छेद हो गए? यहाँ पर 3 हो गए। एक आपके नाक की तरफ खुलती है, एक आपके कंठ की तरफ खुलती है, और एक आपके मुख गुहा यानी मुंह वाले पार्ट की तरफ खुलती है। तो ये 3 पार्ट है। कंठ ग्रसनी कंठ में खुल रही है, मुख गुहीय ग्रसनी मुख गुहा में खुलती है, और नासा ग्रसनी आपके नासा कक्ष की तरफ खुलती है। अब देखो, याद रखना ग्रसनी और ग्रसिका, इन दोनों के अंदर किसी भी प्रकार के भोजन का कभी भी पाचन नहीं होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, हमेशा के लिए याद रखना। आपको आहार नलिका के वे भाग कौन कौन से हैं जहाँ पर भोजन का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता है? तो वो आपका ग्रसनी और ग्रसिका। ये सिर्फ और सिर्फ भोजन को मतलब अपने मुख गुहा वाले भोजन को कहाँ तक पहुँचाने का काम संपन्न करती हैं? आमाशय तक, आपके पेट तक पहुँचाने का काम संपन्न करती हैं, क्योंकि इनके अंदर ना कोई पाचक रस उपस्थित होता है, ना कोई पाचक एंजाइम उपस्थित होता है, और ना ही किसी प्रकार की कोई पाचक ग्रंथि उपस्थित होती है। इसलिए इनके अंदर भोजन का कोई पाचन नहीं होगा। तो ग्रसिका की अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो भोजन को कहाँ पहुँचाती है? आमाशय में पहुंचाती है। कितने सेंटीमीटर लंबी? 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जो बोलस युक्त भोजन को कहाँ पहुंचाने का काम संपन्न करती है? आमाशय तक पहुंचाने का काम संपन्न करती है। अब याद रखना, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आमाशय और छोटी आंत से होते हैं। मैं आशा कर पा रहा हूँ कि जो टॉपिक मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत बड़े होंगे। और आप इन टॉपिक्स के अंदर, चाहे वो किसी भी टीचर्स के द्वारा डाले गए वीडियो हैं, यदि आपको थोड़ी बहुत भी कहीं त्रुटि नज़र आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि हम लोगों को पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम चल रही है कहीं न कहीं, तो उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। तो देखो, दांत के अलावा आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है लार ग्रंथि से, आमाशय से और छोटी आंत से। ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो मैं अब लेकर के चल रहा हूँ आपके नेक्स्ट पॉइंट को, आमाशय को। तो भैया, आमाशय और छोटी आंत को आपको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक थोड़ा लंबा टॉपिक है, और एक जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा ब्लड सर्कुलेटरी, वो भी थोड़ा लंबा चलेगा। तो देखो, अपन बात करते हैं आमाशय की। आमाशय, स्टमक, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आमाशय है, जिसको आप पेट कहते हैं। और पेट की यदि अपन बात करें तो पेट
भोजन का अस्थायी भंडार है ये। आप बिना सोचे समझे इसके अंदर डाल लेते हो। और ये याद रखना, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आमाशय के अंदर कर्माकुंचन की गति सबसे ज़्यादा होती है। आज तक किसी भी इंसान का पेट खाना खाने से फटा नहीं है, बस ये बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। वो और यदि राशन लेता है तो और बढ़ता जाएगा, और यदि उसकी डाइट फुल होगी तो और बढ़ता जाएगा। एक दिन वो पप्पू सिंह हो जाएगा। पप्पू सिंह जानते हो ना, जिससे ना चला जाएगा ना हिला जाएगा, और वो मोटापे का शिकार हो जाएगा। तो आपको अपने इस डाइट के ऊपर कंट्रोल रखना है। और दूसरी बात, आपको क्या खाना है वो शायद थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको इधर से बताऊंगा। तो आमाशय की अपन बात करें तो आमाशय जे शेप होता है, जे शेप, अंग्रेजी वर्णमाला के जे शेप की आकृति का होता है। इसके अलावा इसे भोजन का अस्थायी भंडार घर कहा जाता है। मतलब यहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। अस्थायी भंडार घर, भंडार घर क्या होता है? गोदाम जिसको आप बोलते हैं। तो ये अपने शरीर का गोदाम है, पाचन तंत्र का गोदाम है। आप जो कुछ भी खाते हो, ऐसा नहीं कि खाते ही आपको एनर्जी मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3-4 घंटे वो भोजन यहाँ पर रुकेगा। और कैसा पार्ट है ये? थैले समान भाग है। थैला ये एक क्योंकि जब भी दूसरे के घर से जिमने का न्योता आता है तो थैले को किस किस से भर करके लाते हैं, वो तो मेरे से ज़्यादा आप लोग बहुत बखूबी जानते हैं। तो जे शेप आकृति है, भोजन का स्थायी भंडार घर है और थैले समान भाग होता है। इस आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। 3 भागों में इसको डिवाइड करेंगे अपन लोग। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला जो भाग आता है वो है कार्डियक, या जठरागम भाग। कार्डियक या जठरागम भाग। दूसरा जो पार्ट आता है पाइलोरिक, जठर निर्गम भाग। और तीसरा जो पार्ट आता है कार्पस काय या फंडिक भाग। ये आपके आमाशय के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला कार्डियक जठरागम भाग, दूसरा पाइलोरिक जठर निर्गम भाग, और तीसरा कार्पस काय या फंडिक भाग। तो इन तीनों भागों की अपन बात करेंगे। सेव मत करिए। तो देखो, ये आपने आमाशय के 3 पार्ट हैं, कार्डियक जठरागम भाग, पाइलोरिक जठर निर्गम भाग और कार्पस काय फंडिक भाग। और ये तीनों भागों की बात अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ये नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फिलहाल आपकी रीजनिंग, जीके, एक मैथ को छोड़ करके बाकी सारी क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं और आशा करता हूँ कि कंटिन्यू ही चलती रहेंगी। लेकिन इस कोरोना की वजह से 2-3 पेशेंट और पॉजिटिव मिल चुके हैं। गुड़गांव में भी कर्फ्यू लगाया जा चुका है। तो शायद हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों तक किसी भी तरीके से वीडियो प्रेषित किए जाएंगे, पहुंचाए जाएंगे। तब तक आप बने रहिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।